नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन, इसकी हिंदी होती है विसरण। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस हम जब सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें से पदार्थों को अभिगमन के लिए, मतलब पदार्थों को आने और जाने के लिए हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो क्रिया होती है। तो हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में अंतर देखेंगे। तो डिफ्यूजन जो होता है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा ओपन, ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स इसके बगल और बना लेते हैं, सेम ऐसे ही, इसका मिरर इमेज ना, बट ये बॉक्स है। अब जैसा भी बना, दो बॉक्स बना लेते हैं साइड साइड में, और हम लोग कंचा जो खेलते हैं गोली, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। मान लो इसमें हम डाल देते हैं 3 गोली, और इसमें हम 5-6 कंचे डाल देते हैं। 5-6 कंचे, ठीक है, 6 हुआ। हाँ, तो अब हम इसको सबसे पहले इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। अब इसमें जो कंचा है इसको हम लोग हिलाते हैं, मतलब मूव करवाएंगे, तो ये आपस में भी टकराएगा, और ये जाके इस जो डिब्बा रखा गया है इसके किसी भी पार्ट से टकराएगा और इसमें घूमता रहेगा। तो इसकी जो प्रायिकता है या संभावना जो है, वो कंचा इस डिब्बे से बाहर निकल जाए, उसकी प्रायिकता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर इसमें हम इसको हिलाते हैं तो ये आपस में टकराएगा, और ये डिब्बे से टकराएगा, डिब्बे की दीवारों पर टकराएगा। तो इसकी जो बाहर निकलने की संभावना है कंचे की, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे ये बहुत कम चांसेस ऐसे आएंगे कि वो इससे टकराएगा, या फिर ये एक दूसरे से टकरा के इसमें रह सकता है, इस डिब्बे के अंदर रह सकता है। इसमें की संभावना जो है वो काफ़ी कम है डिब्बे के बाहर निकलने की। तो लेकिन बाहर तो निकलेगा ना, जैसे कि 3 इसमें कंचे हैं, तो इसमें से बाहर निकलने की जो संभावना है वो 1 कंचा 2 कंचे ऐसे निकल सकते हैं। तो इस जैसे हम इसमें मूव करवाते हैं, तो इसमें संभावना मान लेते हैं कि कंचा बाहर निकलेगा। अगर हम एक टाइम में मूव करवाते हैं तो समझ लेते हैं हम 2 कंचा बाहर निकल गया, 2 या 1 कंचा जो भी बाहर निकला। अब सेम प्रक्रिया हम लोग जो इसमें किए थे उसी तरीके से इसमें हम कंचे को हिलाते हैं, और जब हम लोग कंचे को हिलाएंगे तो कंचा मूव करने लगेगा, और जब ये मूव करेगा तो ये आपस में भी टकराएगा और ये दीवारों पर भी टकराएगा। तो इसको जो टकराएंगे, इससे अधिक इसमें संभावना बनेगी आपस में टकराने की, और इससे अधिक संभावना बनेगी दीवारों पे टकराने की। तो ये आपस में भी टकराएंगे, दीवारों पे भी टकराएंगे। तो ये जो है बाहर निकलने की संभावना इससे काफी ज्यादा है। अगर इसमें 3 कंचे हैं तो मान लेते हैं कि 2 कंचे बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें 6 कंचे हैं, तो कम से कम 4 कंचे तो बाहर निकल ही जाएंगे। संभावना इसकी ज्यादा होगी इससे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर को, जो डिब्बे हैं, उन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। ये डिब्बा जो है आपस में मिल गया। अब बताओ किसकी संभावना ज्यादा होगी? ये वाला जो कंचा है इसको हम लोग हिलाएंगे तो ये कंचा इसमें ज्यादा जाएगा कि इसमें से कंचे ज्यादा इसमें जाएंगे? तो ये जो सिंपली है वो तो यही है कि हाँ, इसकी संभावना ज्यादा थी बाहर निकलने की, तो ये जो है डिब्बे से बाहर निकलेगा। तो जब इस डिब्बे से बाहर निकलेगा तो इस डिब्बे में जाएगा, और इसमें जो कंचे रखे गए हैं ये इस डिब्बे से निकल के इस डिब्बे में जाएगा। तो किस डिब्बे की संभावना ज्यादा है? ये कंचा उसमें से निकल के किधर जाएगा? कंचा इधर से इधर मूव करेगा कि इधर से इधर मूव करेगा? तो हम लोगों ने देखा था इसमें से केवल 2 कंचे बाहर निकल रहे थे, जबकि इसमें से इसके 2 गुने लगभग 4 कंचे बाहर निकल रहे थे। तो मतलब कंचे को जब हम लोग हिलाएंगे, मूव्स करवाएंगे, तो ये कंचा आपस में मूव करेगा, आपस में टकराएगा, दीवारों पर टकराएगा डिब्बे के। परंतु जो ज्यादा संभावना बनेगी वो संभावना बनेगी कि कंचा इस डिब्बे से इस डिब्बे की ओर जाएगा। तो सेम डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन जो होता है ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। सांद्रता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि
हम लोगों ने शरबत बनाया था ग्लास में, एक में आधी ग्लास शुगर डाले थे और एक में लगभग उसके हमने 2-3 दाने डाले थे। तो एक ये जिसमें 2-3 दाने दाने डाले थे वो तनु विलियन बना था, और जो दूसरा था वो था शांत विलियन। तो जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा थी वो शांत या कंसंट्रेट था, और जिसमें चीनी की मात्रा कम थी वो तनु था या फिर डाइल्यूट था। तो इसमें जो जिसमें कंचों की संख्या ज़्यादा होगी वो अधिक शांत होगा, और जिसमें कंचों की संख्या कम होगी वो कम शांत होगा। तो जो डिफ्यूज़न होगा इसमें जो पदार्थों का बहाव होता है, अभिगमन होता है, वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो आई थिंक ये समझ में आया कि डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन में जो होता है वो पदार्थों का अभिगमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, और ये जो होता है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। तो डिफ्यूजन क्या है, इसके लिए हमें अर्धपारगम्य में झिल्ली मतलब सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में देखने को मिलती है, और इसमें जो पदार्थों का बहाव होता है या अभिगमन होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन तो है। अब डिफ्यूजन का मतलब इसका काम क्या है, ये वर्क क्या करता है, इसका हम लोग इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो सबसे एकदम सुपर डुपर एग्जाम्पल है वो है जड़ों द्वारा लवणों, खनिज लवणों का अवशोषण। जो जड़ होते हैं, मान लेते ये कोई प्लांट है तो ये प्लांट का रूट है, जड़ है ना। तो ये जो होता है भूमि से खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। तो खनिज पदार्थों का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, ये करता है डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा। और जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सबका जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते, ये भी विसरण के माध्यम से ही होता है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो ये मान लेते हैं भूमि है और ये जड़ है किसी भी प्लांट का, ये रूट है। तो ये जो होता है इसको खनिज लवणों का अवशोषण करना है। तो खनिज लवणों का अवशोषण करना है, पृथ्वी से करना है। तो पृथ्वी पे खनिज मतलब, तो ये तो समझ में आया कि खनिज लवण जो है वो पृथ्वी में अधिक अमाउंट में है। जैसे कि हम लोगों को किसी से पैसे लेने हैं, तो अब समझ लेते हैं लड्डू लेना है। तो अगर लड्डू लेना है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, भिखारियों के पास लड्डू लेने जाएंगे कि लड्डू की दुकान पे जाएंगे, जिसके पास ढेर सारा लड्डू होगा। जिसके पास ढेर सारा लड्डू होगा हम लोग उसी के पास लड्डू लेने जाएंगे ना। तो ऐसे जिसके पास ज्यादा खनिज लवण होगा तो वो उसी को लेने के लिए जाएगा। मतलब इसमें जो रूट है इसके पास खनिज लवण तो है नहीं, मतलब इसके पास लड्डू है नहीं, तो दूसरों से लड्डू मांगने जा रहा है। तो इसके अगर इसके पास लड्डू नहीं है तो वो उसके पास जाएगा जिसके पास लड्डू है। तो पृथ्वी के पास ढेर सारे खनिज लवण है, जबकि इसमें जड़ में नहीं है। तो ये पृथ्वी से मांगेगा भैया हमको वो खनिज लवण दे दो। तो ये कैसे देगा, डिफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से देगा। इसमें जो है खनिज लवण जो है वो कम मात्रा में है। जो लवण या साल्ट है इसकी मात्रा काफी ज्यादा लो है, और इसमें जो पृथ्वी है इसमें जो लवण है इसकी मात्रा हाई है, इसकी डेंसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिफ्यूजन में जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का अभिगमन होता है। तो इसकी सांद्रता अगर अधिक है इसमें लवण ज्यादा पाए जाएंगे, और इसमें जो है इसमें साल्ट कम होंगे। तो साल्ट किधर से किधर की ओर मूव करेंगे, ये जो पृथ्वी है इससे जाएगा रूट की तरफ, और रूट जो है इसका अवशोषण कर लेगा। और जब ये इसका अवशोषण कर लेगा फिर ये रूट पहुंचा देगा अपने प्लांट्स के सभी पार्ट्स में, और इसका जो है यूज हो जाएगा। तो ये प्लांट का एक रूट है, और ये पृथ्वी से खनिज लवणों का अवशोषण करता है किसके माध्यम से, डिफ्यूजन या विसरण के माध्यम से। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पौधों की जड़ों द्वारा पृथ्वी से खनिज लवणों का अवशोषण, जड़ों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण, इसका एग्जाम्पल है ये विसरण का। तो विसरण का जो यूज है या इसका जो एग्जाम्पल है वो है पौधों की जड़ों द्वारा पृथ्वी से खनिज लवणों का अवशोषण। तो ये रहा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम अंतर देख लेते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर क्या है, अंतर देख लेते हैं। तो ये एक साइड लिखते हैं ऑस्मोसिस
और सेकेंड साइड लिखते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस से हमने क्या पढ़ा था, ये केवल और केवल लिक्विड में संभव है, द्रव में संभव है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ा हुआ था कि ये केवल द्रव का गुण है या लिक्विड में केवल है, जबकि डिफ्यूजन जो है ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों का गुण है। मतलब जो डिफ्यूजन होता है ये लिक्विड है, सॉलिड है और गैस, ये तीनों में प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों का गुण है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि डिफ्यूजन में किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई आवश्यकता नहीं होती है इसकी। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड है, इसमें जो होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का विगमन होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। और ऑस्मोसिस जो है इसमें जो होता है पदार्थों का अभिगमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। और इसमें जो डिफ्यूजन में पदार्थों का विगमन होगा वो हाई से लो की ओर होगा। जिसकी सांद्रता अधिक होगी उधर से ये, जिसकी सांद्रता कम होगी या लो होगी उस साइड ये पदार्थों का विगमन होगा। तो ऑस्मोसिस जो है ये केवल द्रव का गुण है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और ये जो होता है इसमें पदार्थों का अभिगमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। और जो डिफ्यूजन होता है ये पदार्थों की तीनों अवस्थाओं मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों का गुण है। और इसमें किसी भी प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो पदार्थों का विगमन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कब तक होगा, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। अगर दोनों की सांद्रता इक्वल हो जाती है, जैसे कि ये जड़ है और ये पृथ्वी है, अगर माध्यम में दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो ना ये किसको खनिज लवण देगा और ना ये इससे मांगेगा। दोनों के पास इक्वल है ना, तो पदार्थों का विगमन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की सांद्रता इक्वल नहीं हो जाती। आई होप आप लोगों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।